हम यहाँ पे यूजीसी का जो है फर्स्ट पेपर कर रहे हैं। इसमें देखा जाए हमने 9th यूनिट स्टार्ट किया था और 9th यूनिट में हमने 2 पार्ट कर लिया था, इन्वायरमेंट इंटरेक्शन और सोर्स ऑफ पॉल्यूशन। ठीक है, अब देखा जाए हम इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट नेचुरल हैजार्ड और मिटिगेशन एंड अर्थक्वेक फ्लड और डिजास्टर मैनेजमेंट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखा जाए यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा आता है तो जीएस वाले पेपर में जो फर्स्ट पेपर है उसमें, तो यहाँ पे अर्थक्वेक किसे बोलते हैं। अर्थक्वेक देखा जाए बेसिकली अगर जनरल टर्म में कहा जाए, अर्थक्वेक क्या है कि अर्थ क्रस्ट का सडन शेकिंग होता है और इम्पैक्ट क्या बिल्कुल सडन होता है और इतना सडन होता है कि वार्निंग का टाइम बहुत कम मिलता है, इसलिए इसे प्रिडिक्ट करना एक तरह से इम्पॉसिबल अभी तक है। लेकिन यहाँ पे कुछ मतलब सेस्मोग्राफी वाले ब्रांच हैं जो एर्थक्वेक सिस्मिक वेव वगैरह मेजर करते हैं, तो इससे देखा जा करते हैं हम लोग नोट से। तो इसमें देखा जाए इट इज़ द सडन शेकिंग ऑफ अर्थ क्रस्ट, द इम्पैक्ट ऑफ एन अर्थक्वेक इज सडन एंड देयर इज हार्डली एनी वार्निंग मेकिंग इट इम्पॉसिबल टू प्रिडिक्ट, जैसा अभी हमने बताया। तो इसमें देखा जाए कि सेस्मोलॉजी इज द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक एंड सेस्मिक वेव। सेस्मोलॉजी क्या है, ऐसा कई बार एग्जाम में आया है कि सेस्मोलॉजी किसे बोलते हैं, स्टडी ऑफ अर्थक्वेक एंड सेस्मिक वेव दैट मूव थ्रू एंड अराउंड द अर्थ। ठीक है, तो यहाँ पे तुरंत ही आता है कि काज ऑफ अर्थक्वेक क्या है, तो कौन कौन से काज हैं जिससे अर्थक्वेक आता है। तो देखा जाए अर्थक्वेक का काज तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट काज है कि एक तरह से हमने अभी बोला है पृथ्वी का एक तरह से हिलना। अब पृथ्वी किससे बना है तो उसकी बात करते हैं। अर्थ की जो क्रस्ट होता है एक पीस नहीं होता है, जैसा है यहाँ पे मतलब पूरा अर्थ आप जानते हैं जियोग्राफी में पूरा अर्थ एक पीस तो होता नहीं, ये कई कई प्लेट के बने होते हैं, जैसे डिवाइड होते हैं प्लेट में। और ये देखा जाए जो होता है 100 to 1000 किलोमीटर तक होता है और इसे मतलब प्रूफ करने के लिए प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है। अब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे करेंगे। इसके हिसाब से जो है प्लेट जो होता है पुल भी होता है, अपार्ट मतलब डाइवर्ज होगा और कोलाइड होगा, कन्वर्ज भी होगा और ट्रांसफ़र होगा मतलब स्लाइड भी होता है। जैसे मान लीजिए प्लेट है ना, 2 प्लेट की बात करें तो ये दोनों प्लेट आपस में लड़ती भी हैं। ठीक है, लड़ते हैं यानी कि पुल होती हैं और फिर कोलाइड होते हैं। ठीक है, कन्वर्ज भी होती हैं और यहाँ पे देखा जाए एक तरह से आप आपस में प्लेटें सटती भी हैं। ठीक, और एक प्लेट क्या होगा डाइवर्ज भी होती हैं और स्लाइड भी होती हैं इधर। तो इसकी वजह से क्या होता है इसमें जर्क फॉल्ट आ जाता है और फॉल्ट की वजह से रैप्चर होता है। तो उसकी वजह से क्या होता है पृथ्वी में क्या होता है वाइब्रेशन जनरेट होता है। उसी वाइब्रेशन को एक तरह से क्या बोलते हैं अर्थक्वेक बोलते हैं। और अर्थक्वेक का वही एक तरह से फोकस पॉइंट होता है जो एक अंडरग्राउंड पॉइंट पे होता है, उसे फोकस पॉइंट कहते हैं। तो हम इस पार्ट को कवर करते हैं नोट से। तो यहाँ पे देखा जाए जो अर्थ क्रस्ट इज नॉट वन पीस बट कंसिस्ट ऑफ पोर्शन, जिसे पार्टीशन तो इसे हम लोग प्लेट बोलते हैं, विच वेरी इन साइज फ्रॉम few hundred to 1000 किलोमीटर। अकॉर्डिंग टू theory of plate tectonic, when these plates contact each other, stress arises in the crust. The plate may be pulled from each other, push against and slide away। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है उसमें फॉल्ट आ जाता है और फॉल्ट की वजह से क्या होता है रैप्चर हो जाता है और सेस्मिक वेव जनरेट हो, जिससे हम लोग रेडिएट इन ऑल डायरेक्शन फ्रॉम फोकस। और जो वहाँ पे होता है उसे हम लोग फोकस बोलते हैं। और फोकस कैन आल्सो बी डिफाइंड एज अंडरग्राउंड ओरिजिन ऑफ एन अर्थक्वेक। तो इसके बाद आते हैं, इसके बाद देखा जाए नेक्स्ट सेस्मिक वेव किसे बोलते हैं। ठीक है, अब सेस्मिक वेव क्या है और इसे मेजर कैसे किया जाता है। तो सिस्मिक वेव देखा जाए देयर आर
वेव ऑफ एनर्जी होता है बेसिकली। और ये दो मेन टाइप का होता है, पहले एक बॉडी वेव बोलता है और दूसरा सरफेस वेव बोला जाता है। अब बॉडी वेव में देखा जाए दो पार्ट होता है, एक पी वेव होता है, एस वेव होता है। पी मतलब प्राइमरी, जो बेसिकली कंप्रेशनल होता है, कंप्रेस होता है। और एस वेव क्या होता है, सेकेंडरी होता है जो ट्रांसवर्स होता है। तो इसमें सबसे पहला देखा जाए बॉडी वेव आते हैं, और ये बॉडी वेव क्या होता है, पास थ्रू बॉडी ऑफ अर्थ, ठीक है। और ये फर्दर कैटेगराइज हम कर सकते हैं जैसे प्राइमरी या कंप्रेशनल वेव, जिसे हम लोग पी वेव बोलते हैं, इसलिए इसे पी बोला जाता है। दूसरा देखा जाए सेकेंडरी या ट्रांसवर्स वेव, जिसे हम लोग एस वेव बोलते हैं। प्राइमरी वेव क्या होता है, ट्रेवल फास्टर देन सेकेंडरी वेव, दे आर द फर्स्ट टू रीच द सेस्मोग्राफिक स्टेशन। एक तरह से पी वेव क्या होगा, फास्टर होता है और इसलिए सेस्मोग्राफिक स्टेशन पर सबसे पहले आता है, ठीक है। इसके बाद देखा जाए सरफेस वेव क्या हुआ, दे ट्रेवल अलोंग द अर्थ क्रस्ट, वाइब्रेट द ग्राउंड हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली, दे आर मोर डेंजरस देन द बॉडी वेव। सरफेस वेव क्या होता है, जैसा यहाँ पे नाम है, सरफेस पे चलेगा और ये क्या होगा, अर्थ को वाइब्रेट करेगा हॉरिजेंटली वर्टिकली दोनों, और एक तरह से डेंजरस होगा। और ये क्या करता है, डिस्ट्रॉय बिल्डिंग, हाईवे विच कम देयर पाथ। और एम्पलीट्यूड क्या होता है, डिक्रीज विद इंक्रीज डेप्थ। अगर हम डेप्थ नीचे जाते हैं तो एम्पलीट्यूड क्या होता है, डिक्रीज होता जाता है। तो इसके बाद देखा जाए एस वेव को हम लोग कैटेगराइज यहाँ पे कर सकते हैं दो वेव में, एक लब वेव होता है, दूसरा रिले वेव बोला जाता है। एक देखा जाए लब वेव क्या, प्योर हॉरिजेंटल मोशन होता है, साइड टू साइड कर सकते हैं। और जो रिले वेव होता है ये क्या होता है, अप और डाउन होता है, अप डाउन, ठीक है। तो जो लब वेव होता है ग्रेटर देन रिले वेव होता है स्पीड के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कई अर्थक्वेक है जो सैलो लेस देन मतलब जो हाइट के हिसाब से मीडियम बोला जाएगा, डेप्थ बोला जाएगा, इस तरह से। जो सैलो फोकस से अर्थक्वेक होगा मोर क्या है डैमेजिंग होता है, क्योंकि सरफेस पे होता है, तो आप जान सकते हैं इसको। नेक्स्ट देखा जाए ये आपको थोड़ा सा ये याद रखना है कि लेस देन 60 किलोमीटर सैलो होता है और 60 से 300 किलोमीटर ये मीडियम और 300 to 600 किलोमीटर क्या होता है, डेप्थ पे होता है। आगे आते हैं, अब देखा जाए मेजरमेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक। इंटेंसिटी कैसे है, बेसिकली देखा जाए यहाँ पे 2 स्केल होता है हमारे पास मेजर करने के लिए। तो हम लोग पहला स्केल पढ़ते हैं, यहाँ पे 2 स्केल है। पहला देखा है रिक्टर स्केल है, ये क्या करता है, अर्थक्वेक मैग्नीट्यूड या अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज डिटरमाइंड बाय सेस्मोग्राफी विच इज इंस्ट्रूमेंट दैट कंटिन्यूसली रिकॉर्ड ग्राउंड वाइब्रेशन। और अर्थक्वेक देखा जाए 7.5 रिक्टर स्केल रिलीज कितना करता है, 30 टाइम मोर एनर्जी देन द 1 विथ 6.5, एक से ज़्यादा जैसा होगा। तो इसमें देखा जाए आप मतलब इतना पढ़ने से अच्छा आप इस तरह से याद कर सकते हैं कि 7.5 है मैग्नीट्यूड का, तो ये 30 टाइम ज़्यादा होगा 6.5 से। और जो 5.0 है तो ये 10 इंटू कितना होता है, सेकिंग एम्पलीट्यूड होगा 4.0 से। इसी तरह से मतलब कि 3.0 नॉर्मली एक तरह से फेल्ट बाय ह्यूमन मतलब केवल, तो उसको मतलब यहाँ पे देख सकते हैं क्या क्या है। और मॉडिफाइड जो मेर्केल स्केल है इसकी बात कर थोड़ा सा करते थे। यहाँ पे केवल ये याद रखना आपको कि ये 12 लेवल में होता है और ये लेवल फर्स्ट टू मतलब कि रोमन में लिखा जाता है 12। और ये डिस्ट्रक्शन, ह्यूमन परसेप्शन और स्ट्रक्चर डैमेज के हिसाब पर ये इंटेंसिटी मेजर करता है। और इसके बाद देखा जा आता है अर्थक्वेक जो प्रोन जोन इन इंडिया है, तो इंडिया में जो अर्थक्वेक को मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस ने 4 सेस्मिक जोन में डिवाइड किया है। तो 4 सेस्मिक जोन इस तरह से, जोन 5 हाई रिस्क की, इस तरह से जोन 5 है और हाई रिस्क की है। ये कहाँ पे होता है, जैसे यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट इंडिया हो गया, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड वाला, हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड वाले, और रण कच्छ वाला भी हो गया, गुजरात वाला जैसा, पार्ट ऑफ नॉर्थ बिहार एंड अंडमान एंड निकोबार। ये देखा जाए जोन 4 में है, ये हाई रिस्क वाला होता है जोन 5 है,
अब जोन 4 में आते हैं। जोन 4 देखा जाए रिमेनिंग जो जम्मू कश्मीर है और हिमाचल प्रदेश, यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली, सिक्किम और नॉर्थ पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश ऑफ बिहार, वेस्ट बंगाल, पार्ट ऑफ गुजरात, स्मॉल पोर्शन ऑफ महाराष्ट्र, वेस्ट कोस्ट एंड राजस्थान है जोन 4 में आता है। ठीक है, तो अब इसमें देखा जाए ये जोन 3 भी, और जोन 3 थोड़ा और लो होगा, तो जोन 3 देखा जाए यहाँ पे क्या होगा, कंप्रेजर्स केरला, गोवा और लक्षद्वीप, ये आइसलैंड, ये सब रिमेनिंग उत्तर प्रदेश, गुजरात, वेस्ट। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा ये जोन के बारे में जानना है। उसके बाद देखा जाए मिटिगेशन ऑफ अर्थक्वेक। अब इसमें पहला देखा जाए मिटिगेशन प्लानिंग हो गया, पब्लिक एजुकेशन, इंजीनियर्ड स्ट्रक्चर, ये सब मतलब मिटिगेशन का पार्ट है। तो पहला देखा जाए प्लानिंग में क्या है, इसमें ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो है, ब्यूरो मतलब BIS जिसे बोलते हैं शॉर्ट में BIS, तो इसने क्या है अर्थक्वेक के रेजिस्टेंस को बिल्डिंग कोड रिलीज़ किया है, जिसमें म्यूनसिपल जो बिल्डिंग प्लान होता है उसी के अकॉर्डिंग ही बनाना होता है। तो दूसरा देखा जाए पब्लिक एजुकेशन। पब्लिक एजुकेशन में क्या है कि अर्थक्वेक अवेयरनेस और प्रिपेरेंस जो है इसेंशियल होता है, वो सब आपको बताना है। उसके बाद देखा जाए इंजीनियर स्ट्रक्चर, बिल्डिंग को ग्राउंड शेकिंग मतलब विदस्टैंड करना है, और मतलब कि ऐसा आर्किटेक्ट बनाना है जो मतलब कि अर्थक्वेक में ज़्यादा नुकसान ना हो, इस तरह से बिफोर जो भी कंस्ट्रक्शन रहता है, सॉइल टेस्टिंग वगैरह ज़रूरी होता है, सब उसी के हिसाब से कंस्ट्रक्शन किया जाता है। अब देखा जाए नेक्स्ट आता है अर्थक्वेक के बाद सुनामी। ठीक है, अब देखा जाए ये भी सुनामी, देखा जाए कॉज ऑफ सुनामी क्या है, एक तरह से डिस्टर्बेंस ऑफ द ओशन बोला जा सकता है इसे। ठीक है, और ये देखा जाए किसके वजह से होता है कॉज, एक तो अर्थक्वेक की वजह से होगा, लैंडस्लाइड हो जाए, वोल्केनिक एरप्शन हो जाए, एक्सप्लोजन हो जाए, और मीटरॉइड की वजह से भी होता है। तो इसमें देखा जाए जो लार्ज वेवलेंथ होगा इसका, तो इसका लार्जेस्ट वेवलेंथ 10 to 500 किलोमीटर पीरियड अप टू 1 आवर का दिया है, ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। अब देखिए सैलो वाटर जो बिहेवियर होता है शो करता है उसमें, उसकी वजह से भी होता है, रन ऑफ हाई टेंशन ऑफ मीटर इसकी वजह से होता है। तो सैलो वाटर वेव हो गया, ठीक है, रन ऑफ हाइट हो गया, ये सब थोड़ा सा आप सुनामी के बारे में जानना। सुनामी क्या करता है, कोस्टल एरिया के इरोजन को भी क्रिएट करता है, जैसे जापान में 2011 में, इंडिया में 2004 में, इस तरह से न्यूक्लियर प्लांट को डैमेज कर दिया था, कहाँ पे, जापान में 2011 में। ठीक है, जापान का, तो वहाँ पे जो वो सुनामी 9.5 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था, इसलिए हुआ था, वही ट्रिगर किया था। ठीक है, इंडियन ओशन में सुनामी जैसे इंडिया इंडोनेशिया अफेक्टेड हुआ था। तो आप इसके बाद देखा जाए सुनामी का और भी यहाँ पे अपडेट भी देख सकते हैं। अभी आप इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशनिक इंफॉर्मेशन सर्विस है 2025-26 में, ये 3 सुनामी अर्लियर वार्निंग जिसमें डिप्लॉय किया गया अरबियन सी में, तो बेसिकली कह सकते हैं एग्जाम्पल है। अब देखा जाए इसके बाद आते हैं वेलकनो। वेलकनो क्या है, ये देखा जाए जो हम पढ़ा रहे हैं आपके सिलेबस के हिसाब से है, यूजीसी जो नेट के फर्स्ट पेपर में आता है, इतना ही। अब जियोग्राफी के हिसाब से नहीं है बता रहे हैं आपको, एक तरह से यूजीसी नेट के हिसाब से, क्योंकि हम लोग उसी का प्रिपरेशन करा रहे हैं, तो उसी के हिसाब से है। अब इसमें बहुत ज़्यादा नहीं आता है, इतना ही आपको जानना होता है, इसी के हिसाब से हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता लगेगा वही सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये आपको एक तरह से जानना है बस। अब देखा जाए इसमें ए वोल्केनो इज ओपनिंग रैप्चर इन द अर्थ सरफेस आर मतलब क्रस्ट व्हिच अलाउ द हॉट मैग्ना और वोल्केनिक गैस और गैसेस फ्रॉम विद इन द अर्थ रीच द सरफेस। मतलब वोल्केनो क्या होता है, वोल्केनो एक ओपनिंग होता है जहाँ से मैग्मा, ऐश, गैस बाहर आते हैं। ये मोस्टली प्लेट जो बाउंड्री पर ही मिलता है, जहाँ पे मतलब प्लेट जुड़ता है उसके बाउंड्री पे ही मिलता है मेनली वोल्केनो। तो अब देखा जाए 90% जो वोल्केनो आते हैं रिंग ऑफ फायर में ही आते हैं, तो रिंग ऑफ फायर आपको याद रखना है, रिंग ऑफ फायर क्या एरिया 90%। ठीक है, और जो इसमें मेंटल पल्प होते हैं हार्ट स्पूट वोल्केनो ही कहलाते हैं। ऐश एविटेशन भी होता है,
और लार्ज इरेप्शन भी एटमॉस्फेयर को कूल ड्यू टू सल्फर ड्रॉपलेट के वजह से होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये चीज़ पढ़ना है कि इसमें बस वोल्केनो क्या है इसके बारे में जानना है, बस उतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट आते हैं हम लोग साइक्लोन। साइक्लोन क्या है, एक लो प्रेशर सिस्टम और प्लस सराउंडिंग हाई प्रेशर, जो इसमें स्रिलिंग विंड होता है उसी की वजह से होता है। तो इसमें ए साइक्लोन इज रीजन फॉर लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर सराउंडेड बाय हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर, result in swirling atmospheric disturbance accompanied by powerful wind blowing the anti-clockwise direction और नॉर्थ हेमिस्फेयर और क्लॉकवाइज डायरेक्शन साउदर्न हेमिस्फेयर। तो ये आपको याद रखना है कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जो होता है वो एंटी क्लॉकवाइज के वजह से होता है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, और साउदर्न हेमिस्फेयर में क्या होगा, क्लॉकवाइज की वजह से होता है। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना। कॉमन फीचर क्या है, स्ट्रॉन्ग विंड होगा, हैवी रेन होगा, स्टॉर्म आ जाएगा, ये सब। और साइक्लोन का अलग अलग नाम होता है, तो उसके नाम के अकॉर्डिंग, जैसे इंडिया में ट्रॉपिकल साइक्लोन, कैरिबियन में हैरिकेन बोला जाता है, जापान चाइना में टाइफून बोला जाए, ऑस्ट्रेलिया में विली विली बोला जाता है। ये आपको थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। जैसे मतलब हैरिकेन हो गया कैरिबियन और गल्फ ऑफ मैक्सिको वाले पार्ट में, ट्रॉपिकल साइक्लोन इंडिया हो गया, विली विली जो ऑस्ट्रेलिया का हो गया, टोरंटो साउथ अमेरिका हो गया। ये सब आपको थोड़ा सा याद रखना है। इसके बाद इसका मिटिगेशन क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स, फ्लोडिंग, वाटर कंटेमिनेशन, डिजीज, ये सब मतलब होता है। अब देखा जाए नेक्स्ट हम आते हैं मिटिगेशन ऑफ साइक्लोन। तो मैंने बता दिया मिटिगेशन क्या है। अब इसके बाद फ्लोड पे आते हैं, बाढ़। अब टाइप आप देखा जाए इसके कई टाइप हैं। फ्लोड क्या होता है, फ्लोड इज स्टेट ऑफ हाई वाटर लेवल along river channel on coastal lead to inundation of land not usually submerged। they are a different type of flood होता है, और डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लोड में एक फ्लैश फ्लोड हो गया, रिवर वाइन फ्लोड हो गया और अर्बन फ्लोड हो गया। तीन तरह के इसमें आते हैं। अब फ्लैश फ्लोड क्या है, फ्लैश फ्लोड बेसिकली किसकी वजह से होता है उसको यहाँ पे देखते हैं। काज ऑफ फ्लड फ्लोस क्या है, तो हैवी रेनफॉल होता है, हैवी रेनफॉल की वजह से, और हैवी सेलिटेशन की वजह से होता है, और कभी कभी ड्रेनेज ब्लॉकेज हो जाता है उसकी वजह से हो जाता है, लैंडस्लाइड की वजह से, कंस्ट्रक्शन जो मतलब कि यहाँ पे डैम वगैरह रिजर्वायर की वजह से भी हो जाता है, 6 मतलब डैम ब्रीच भी जो बोल सकते हैं उसको, साइक्लोन प्लस स्टॉर्म सर्ज भी आ जाते हैं। ये क्या है, फ्लैश फ्लोड के एग्जाम्पल होते हैं। तो इसके बाद तो इसमें देखा जाए उसके बाद आते हैं स्पेशल विंडो भी कुछ हमें पढ़ना है। जैसे यहाँ पे एक तो ये या अंडरग्राउंड द कॉन्सेप्ट जो कैटाबोलिक आल्सो टर्म है, कैटापेटिक होता और एनाबेटिक विंडो होता है। दो तरह के यहाँ पे बेसिकली ये एग्ज़ाम में कभी कभी, अभी तो ऐसा नहीं पूछा गया है तो हम इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। कैटाबेटिक जो है नाइट का है, यानी कि डाउन स्लोप विंड होता है जो फ्लैश फ्लोड पोटेंशियल होता है, और एनाबोलिक क्या होता है, डे टाइम हो जाता है जो अप स्लोप विंड होता है। तो यहाँ कैटाबेटिक जो होता है विंड यूज टू डाउन स्लोप विंड फ्लोइंग फ्रॉम द हाई एलिवेशन ऑफ माउंटेन और प्लेटू हिल, ये सब डाउन देयर स्लोप होता है और प्लेन, और हैपन एट ड्यूरिंग नाइट, यही हमें याद रखना है। ये क्या होता है, नाइट में होता है। और एनाबेटिक विंड जो होता है जस्ट अपोजिट होता है किसका, कैटाबेटिक का, और ये बेसिकली अप स्लोप विंड होता है, वो डाउन स्लोप होता है, ये अप स्लोप होता है, और ये वो नाइट का है और ये डे टाइम होता है, बस। अब इसके बाद देखा जाए क्लाउड ब्रस्ट किसे बोलते हैं। क्लाउड ब्रस्ट क्या है, एक्सट्रीमली हैवी प्रेसिपिटेशन जब होता है, कुछ मिनट में ही बहुत ज़्यादा बारिश हो जाता है, उसे हम लोग क्लाउड ब्रस्ट बोल जाए। जैसे उत्तराखंड में 2013 में डिजास्टर एक तरह से आया था, 2000 अभी मतलब 2025-26 में भी हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में भी आया क्लाउड ब्रस्ट। तो ये सब आपको थोड़ा सा जानना है कि क्लाउड ब्रस्ट क्या है, एक्सट्रीमली अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन, बहुत ज़्यादा बारिश हो जाता है एक जगह पे, और सम टाइम विथ हेल
एंड थंडर विच इज नॉर्मली लास्ट नो लॉन्गर फ्यू मिनट, मतलब बहुत ज़्यादा बारिश हो जाता है, उसे हम लोग बोलते हैं। यहाँ पे देखा जाए दिया है। अब देखा जाए बाढ़ के बाद आ जाए पानी के बाद, तो हम लोग ड्राट को पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। ड्राट क्या है, ड्राट किसे बोलते हैं, तो ड्राट मीन्स एक तरह से रेनफॉल जहाँ डिफिसिट होता है फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन सफरिंग, तो उसे हम लोग ड्राट बोलते हैं, ठीक है, सूखा। अगर डिजर्ट देखा जाए तो उसमें क्या होगा, यानी कि जो इवोपरेशन होता है ग्रेटर देन प्रेसिपिटेशन हो जाता है, उसे हम लोग वहाँ डिजर्ट होता है। तो ड्राट क्या होगा, आइदर द एब्सेंस या डिफिशियंसी ऑफ रेन फ्रॉम इट नॉर्मल पैटर्न रीजन एंड एक्सटेंड टू पीरियड ऑफ टाइम लीडिंग टू जनरल सफर इन सोसाइटी। इट इज एन इंटरप्ले बिटवीन द डिमांड एंड पीपल प्लेस नेचुरल सफर, जिसमें नेचुरल प्रोवाइड वाटर पैसेज वगैरह। तो इसमें प्रॉपर्टी क्या होगा, स्लो वंस वाटर शॉर्टेज होगा, ह्यूमन इंड्यूस वर्सनिंग फैक्टर जिसमें ओवर ग्रेजिंग, डिफॉरेस्टेशन और ग्राउंड वाटर ओवर यूज, ये सब ड्राट का एक तरह से कारण है। इसके टाइप क्या होता है, मेट्रोलॉजिकल हो गया, हाइड्रोलॉजिकल हो गया, एग्रीकल्चरल हो गया, सोशो इकोनॉमिक हो गया, ये सारे ड्राट के। तो ये थोड़ा सा ड्राट के बारे में जानना है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग वाइल्ड फायर। वाइल्ड फायर क्या है, अनकंट्रोल फायर इन वेजिटेशन जब हो जाता है उसे हम लोग वाइल्ड फायर बोलते हैं। और देखा जाए सेपरेट फास्ट होता है और क्रॉस बैरियर लाइक रोड रिवर ये सब होता है। जैसे 2025-26 में ऑस्ट्रेलिया कैलिफोर्निया मेगा वाइल्ड फायर अगेन यहाँ पे विथ, मतलब इसको लिंक कर सकते हैं एल निनो से वाइल्ड फायर को लिंक किया जा सकता है। उसके बाद लैंडस्लाइड है। इसमें लैंडस्लाइड क्या होगा, डाउनवर्ड या आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ स्लोप मटेरियल, जैसे रॉक हो गया, सॉयल हो गया, ये सब क्या कहलाता है, लैंडस्लाइड कहलाता है। अकर विथ अर्थक्वेक और ड्रेनफॉल और वोल्केनो की वजह से होता है। कॉज क्या होता है इसके, वीक जियोलॉजी यहाँ का होगा, इरोजन ज़्यादा हो, रेनफॉल ज़्यादा हो और माइनिंग या डिफॉरेस्टेशन हो और अर्थक्वेक हो और वोल्केनो हो, ये सब इसके काज हैं यहाँ पे। तो काज ऑफ द लैंडस्लाइड वही हमने अभी पढ़ दिया, तो आपको वही इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद देखा जाए एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स है। तो देखा जाए बेसिकली एक्सप्लॉयटेशन जैसे हमने ऊपर पढ़ाया था, तो दो वर्ड दिया था, टू व्यू यहाँ पे है। एक डिटर्मिनिज्म होता है मैन, जिसमें सब रिवन टू नेचर होता है। एक पॉसिबिलिज्म होता है जिसमें ह्यूमन क्या होता है, इंटेलिजेंस कैन मैनेज इन्वायरमेंट, ठीक है। दो तरह से हमने एक डिटर्मिनिज्म पढ़े थे, एक पॉसिबिलिज्म पढ़े थे, ठीक है। डिटर्मिनिज्म मतलब नेचर ही सब कुछ कंट्रोल करता है, नेचर ही सब कुछ करता है, डिटर्मिनिज्म, ठीक है। और पॉसिबिलिज्म हम मतलब ह्यूमन भी मतलब अपने अकॉर्डिंग नेचर को क्या करता है, कंस्ट्रक्ट करता है एक तरह। तो उसकी वजह से यहाँ पे जैसे रीजन फॉर एक्सप्लॉयटेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, पॉपुलेशन ग्रोथ हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया और कंज्यूमरिज्म हो गया, उपभोक्तावादी हो गया, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ये सब मेन रीजन है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स के। तो रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, इंक्रीज इन पॉपुलेशन सब कारण है। तो आप इसे आसानी से इसके लगा सकते हैं, बहुत सारे इसमें डेटा दिए हैं। तो नेक्स्ट आते हैं आपका अब इसके बाद देखा जाए नेचुरल रिसोर्सेज और मिनरल का थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। तो नेचुरल रिसोर्सेज और मिनरल वेल्थ के बारे में हम लोग अगर यहाँ पे और मिनरल वेल्थ, तो इसमें हम लोग सबसे पहले इंडिया इज रिच मेटेलिक मिनरल फेरस ग्रुप, आयरन के लिए मैग्नीज, क्रोमाइट, टाइटेनियम ये सब है। तो इसको थोड़ा सा हम अपडेट के अकॉर्डिंग बताते हैं। जैसे सबसे पहले आयरन आते हैं। अब आयरन में देखा जाए कुछ और को याद रखना, और वो बेसिकली किस जगह पे पाया जाता है वो और उसके बारे में हमें जानना है। जैसे आयरन और हैव बी कैटेगराइज इनटू थ्री ग्रेड, जिसमें हेमेटाइट होता है, हेमेटाइट। और हेमेटाइट देखा जाए जो बेसिकली रेड ओर के रूप में जाना जाता है, और इसका परसेंट 68% होता है, ठीक है, हेमेटाइट। दूसरा देखा जाए मैग्नेटाइट है जो 60% होगा, और इसे ब्लैक ओर बोला जाता है, ब्लैक ओर। और उसके बाद देखा जाए लिमिनाइट होता है, लिग्नाइट, लिमिनाइट कहते हैं,
तो ये बेसिकली क्या 30 से 35% होता है ये कंटेंट है। जो प्योर आयरन इज सॉफ्ट होगा बट हार्डन बिकॉज मेटलरिकल प्रोसेस में हार्ड उसके कहते हैं। तो जो मेजर सोर्स है झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और एमपी, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटका है। और इंडिया देखा जाए सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका, आयरन ओर का। तो अब आते हैं उसके बाद यहाँ पे बॉक्साइट। अब बॉक्साइट क्या है, बेसिकली यूज किया जाता है एयरक्राफ्ट और इलेक्ट्रिक में, और ये ज़्यादातर झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, एमपी, गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में मिलता है बॉक्साइट। तो ये याद रखना है। माइका देखा इंडिया वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, एक तरह से इंडिया इज वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। और एक्सपोर्ट ऑफ माइका इन द वर्ल्ड सबसे ज़्यादा माइका डिपॉजिट मेनली बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश और राजस्थान। ठीक है, तो ये देखा जाए इसका भी यूज बेसिकली इलेक्ट्रिकल फिटिंग वगैरह में किया जाता है। और कॉपर देखा जाए, कॉपर बेसिकली देखा जाए तो पुराने समय से यूज होता जा रहा है, और इसका ज़्यादातर राजस्थान, एमपी, झारखंड और कर्नाटका में पाया जाता है, आंध्र प्रदेश में। उसके बाद देखा जाए मैंगनीज क्या, इंडिया थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैंगनीज है, इंडिया थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैंगनीज है। और ज़्यादातर महाराष्ट्र, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में इसे पाया जाता है। लाइम स्टोन तो सिलिका कंटेनिंग होता है, और ज़्यादातर ये मेजरली देखा जाए लाइम स्टोन प्रोड्यूसिंग स्टेट जो है बिहार है, झारखंड है, उड़ीसा है, ये सब एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु है। गोल्ड देखा जाए एक कोलार इन कर्नाटका फेमस है। डिपॉजिट ऑफ गोल्ड इन इंडिया, कोलार जो डीप माइन है, एक दीज माइन अमंग डीपेस्ट इन द वर्ल्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है मेकिंग माइनिंग। दिस इज और वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस होता है गोल्ड माइन कोलार इन कर्नाटका में। उसके बाद देखा जाए साल्ट देखा जाए सी, लेक और रॉक से निकाला जाता है। तो इंडिया इज वन ऑफ द वर्ल्ड लीडिंग प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर ऑफ सॉल्ट है। उसके बाद देखा जाए कोल यूज रॉ मटेरियल, केमिकल, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, ये सब में यूज होता है कोल। और बेसिकली देखा जाए गोंडवाना रीजन डोमिनेटिंग है इसके कोल के लिए। तो दो मेजर रीजन है, गोंडवाना है, दूसरा पेनिनसुलर एरिया रीजन है। और इस रीजन में असम, नॉर्थ ईस्ट स्टेट ये हाई लिग्नाइट और रिजर्व तमिलनाडु का है, तो लिग्नाइट इन तमिलनाडु में। और इंडिया देखा जाए 2026 में वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसर हो गया है, 2006 में तक, मतलब वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बनने वाला कोल का। उसके बाद देखा जाए पेट्रोलियम देखा जाए बेसिकली एंटी क्लिनिक यानी फाल्टर रैप्चर से निकलता है। ठीक है, और बेसिकली सेडिमेंट्री रॉक से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है किस रॉक से। और उसके बाद देखा जाए यूरेनियम, थोरियम है, और ये रेडियो एक्टिव है, जैसे यूरेनियम एम्बेडेड इग्निशियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक। बिहार हो गया बिहार देखा जाए जादूगौड़ा है, ये आप मतलब झारखंड में हो गया। अब पहले तो बिहार में था, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, ये सब यूएस और उत्तर ऑस्ट्रेलिया, ये सब मेन है। झारखंड मतलब कि ऑस्ट्रेलिया एक तरह से बहुत बड़ा रिजर्वायर है किसका, यूरेनियम का। उसके बाद मोर अबाउट इफेक्टेड क्रोमियम इनटेक ऑफ ह्यूमन हेल्थ। तो इफेक्टेड ऑफ क्रोमियम ऑफ हेल्थ, तो क्रोमियम देखा जाए ट्राईवैलेंट क्रोमियम इसेंशियल होता है, टॉक्सिक होता है। हेक्सावैलेंट क्रोमियम जिसे लंग कैंसर होता है उसका रिस्क रहता है। ठीक है, और इसमें देखा जाए बेसिकली कानपुर बिल्लोर ट्रेनिंग जो इंडस्ट्री है, इसमें क्रोमियम पॉल्यूटेड ज़्यादा होता है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने यहाँ पे एक्शन लिया था। उसके बाद आते हैं हम एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्स पे आते हैं। फॉरेस्ट रिसोर्स का एक्सप्लॉयटेशन, तो देखा जाए एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्स एग्रीकल्चर में देखा जाए कॉज 48%, कॉमर्शियल एग्रीकल्चर के लिए जो 32% है, फ्यूल वर्ड 5% है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन और लॉगिंग 40% है, और वाइल्ड फायर है। तो ये थोड़ा सा याद रखना है कि जो एक्सप्लॉयटेशन है फॉरेस्ट का, एक्सप्लॉयटेशन किसका कितना परसेंट का मतलब
जो एक्सपेंसेस ऑफ एग्रीकल्चर जो इसका है कॉजेज जो यहाँ पे हमने पढ़ा 48% है, ठीक है। उसके कॉमर्शियल एग्रीकल्चर 32%, फ्यूल का 5% है। इस तरह से आपको फ्यूल वुड का याद रखना है। शिफ्टिंग कल्चरवेशन जो मतलब स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चरल होता है, और जैसे गैरोखासी का है उस तरह से आपको थोड़ा सा याद रखना है कहाँ कहाँ पे शिफ्टिकल्चर होता है। तो टिम्बर हार्वेस्टिंग भी होता है, जैसे ये सब एरिया में डिफॉरेस्टेशन करने के लिए। और आते हैं फिर ये सब वाइल्ड फायर कल। अब देखा जाए इसके बाद हम लोग आवर एनर्जी सोर्सेस पे। अब एनर्जी सोर्सेस देखा जाए, एनर्जी बेसिकली क्या है, कैपेसिटी टू डू वर्क कह सकते हैं, ठीक है। मतलब एनर्जी मीन्स क्या, कैपेसिटी टू डू वर्क। अब इसमें देखा जाए हमें किस तरह के मतलब एनर्जी के, इसमें मैकेनिकल एनर्जी, इसमें काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी होता है, थर्मल, केमिकल, न्यूक्लियर, रेडिएंट, ये सब एनर्जी की बात करते हैं। और इसमें देखा जाए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी नाइदर बी क्रिएट नॉट बी डिस्ट्रॉय, इट्स चेंज वन फॉर्म टू अनदर फ्रॉम। प्राइमरी एंड सेकेंडरी एनर्जी, प्राइमरी जैसे कोल हो गया, सनलाइट अल्टीमेट सोर्स एनर्जी, प्राइमरी एनर्जी, सेकेंडरी इलेक्ट्रिक एनर्जी बोला जाता है। तो ये सब थोड़ा सा आपको मैंने बता दिया ओरली, आप इसे पढ़ सकते हैं। अब इसके बाद देखा जाए हमें एनर्जी को दो तरह से कैटेगराइज करते हैं, जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी होता है। तो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी कौन कौन से हैं? नॉन रिन्यूएबल एनर्जी क्या होगा, सोर्स नेचुरल, जिसमें कैन नॉट बी रिप्रोड्यूस करते हैं। और रिन्यूएबल क्या होगा, उसे हम लोग रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो आते हैं इसके बाद आपका बेसिकली फॉसिल फ्यूल वगैरह, फॉसिल फ्यूल नॉन रिन्यूएबल का है। और एडवांटेज क्या है, हाई कैलोरीफिक वैल्यू होता है, स्टेब्लिश टेक्नोलॉजी। डिसएडवांटेज ग्लोबल वार्मिंग, पॉल्यूशन, ऑयल स्पिल, ये सब मतलब डिसएडवांटेज है, ये बहुत फेमस है, आप जानते हैं। और उसके बाद देखा जाए आते हैं हम पेट्रोलियम वाले पोर्शन पे। अब पेट्रोलियम में देखा जाए, पेट्रोलियम बेसिकली क्रूड ऑयल प्रोड्यूस मतलब बेसिकली किससे होता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। आपको प्रोसेस है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ये आपको याद रखना है। कोल में देखा जाए, कोल बेसिकली फॉर्म क्वालिफिकेशन भी कह सकते हैं, इस प्रोसेस को बनाने के प्रोसेस को क्वालिफिकेशन। और इंडिया में देखा जाए 70 to 80% इलेक्ट्रिक का कोल से ही होता है। और इसमें देखा जाए 3 तरह के कोल आते हैं, और उसका देखा जाए जो मतलब बेसिकली याद रखने ग्रेड जो होता है, तो अल्फ़ाबेटिकल आप याद रख सकते हैं, एग्ज़ाम में आता है। अल्फ़ाबेटिकल कैसे, जैसे हमने यहाँ पे देखा पेट है, लिग्नाइट हो गया, बिटुमिनस हो गया, एंथ्रासाइट हो गया। तो हम इसको याद रख सकते हैं कि सबसे बेटर जो होता है ग्रेड का एंथ्रासाइट ए हो गया। उसके बाद बिटुमिनस आता है, बी आ गया अल्फ़ाबेटिकल। उसके बाद एल ही आएगा लिग्नाइट, उसके बाद पेट आता है। तो ए बी एल पी याद रख सकते हैं, या आप अल्फ़ाबेटिकल याद रख सकते हैं। ये मतलब बेटर टू मतलब लोअर, ये सबसे बेटर मतलब एंथ्रासाइट सबसे अच्छा माना जाता है। देखिए 90 to 95%, ये 80% है। इसमें कार्बन का परसेंट होता है, लिग्नाइट में 70% होता है, और यहाँ पीट में जो 50 to 60% होता है। तो इससे क्वेश्चन आपका लग जाएगा। और यहाँ पे देखा कोल बेसिकली मेड अप ऑफ हीटिंग बिटुमिनस कोल का, ठीक है। ऐसे भी कोल बेड होता है जिसमें मीथेन पाया जाता है, नेचुरल गैस मिलता है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पोर्शन पे, नेचुरल गैस। नेचुरल गैस देखा जाए, और नेचुरल गैस क्या है, 3-4 तरह से हम लोग जानते हैं, जैसे CNG हो गया, कंप्रेस नेचुरल गैस हो गया, LNG हो गया, और LPG हो गया। मतलब इसमें LPG में देखा जाए एक क्वेश्चन आता है कि जो हमें लीकेज होता है, जैसे घर के गैस, इंडियन गैस हो गया, HP गैस, तो उसमें जो लीकेज की वजह से स्मेल आता है वो इथाइल मरकेप्टान होता है, और उसकी वजह से स्मेल आता है, ठीक है। तो आप वो ये चीज़ें याद रख सकते हैं LPG में। इथाइल मरकेप्टान यहाँ पे फार्मूला पे दे दिया, ठीक है। सेल गैस है, सेल गैस क्या होगा, सेल गैस मतलब हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग होता है, जो हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग किया जाता है उसके वजह से एक्सट्रैक्ट होता है, उसे सेल गैस बोला जाता है। उसके बाद देखा जाए इस समय फ्रेश एनर्जी यानी कि न्यूक्लियर एनर्जी एक तरह से एनर्जी है, और ये आइंस्टीन के फार्मूला से E = mc² से कह सकते हैं।
और लॉ ऑफ कंजर्वेशन को भी फॉलो करता है। और इसमें देखा जाए फिशन और फ्यूजन मेथड से होता है। फ्यूजन क्या होता है, सन एनर्जी जो एक तरह से कमर्शियल नहीं है, जो फ्यूजन से होता है। हम लोग जो न्यूक्लियर एनर्जी निकालेंगे वो फिशन से होता है, जो मतलब दो तरह के होते हैं। एक हाइड्रोजन बम जो बेसिकली न्यूक्लियर फ्यूजन से होता है, जो फिशन होता है एटॉमिक बम कह सकते हैं। तो हम लोग जो न्यूक्लियर वाली एनर्जी निकालते हैं वो फिशन से निकालते हैं। जो सन हमें देता है वो न्यूक्लियर फ्यूजन कराने के लिए हमें बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए, लेकिन न्यूक्लियर फिशन के लिए उतना टेम्परेचर नहीं चाहिए, इसलिए थोड़ा कंपैरेटिवली फ्यूजन से फिशन आसान होता है। तो इसमें देखा जाए फिशन में जो कंट्रोल रॉड होता है बेसिकली बोरान का होता है, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, कंट्रोल रॉड लगाते हैं और उसे कूलेंट भी वाटर भी यूज करते हैं और हैवी वाटर भी यूज किया जाता है कूलेंट के रूप में, न्यूक्लियर कूलेंट। तो ये सब एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इसके एडवांटेज वगैरह आप तो जानते हैं। एडवांटेज क्या है, कॉस्ट इफेक्टिव और लो पॉल्यूशन होता है, लिमिटेशन है मतलब रेडिएशन और वास्ट स्टोरेज। ये सब आप जैसे इंडिया में बहुत सारे न्यूक्लियर लगे हुए हैं आप जानते हैं, तो इसका हम अलग से लिस्ट बता देंगे, एडवांटेज वगैरह लिमिटेशन वगैरह ये सारे। और फास्ट ब्रीडिंग रिएक्टर की बात होता है आजकल, तो फास्ट ब्रीडिंग रिएक्टर में जैसे आपका आ जाता है ए ब्रीड रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर कैपेबल जनरेटिंग मोर फॉसिल, जिसमें मटेरियल कंज्यूम यूरेनियम 238 और थोरियम 232 फ्यूल। और ब्रीडिंग वेयर फास्ट कंसिडर सुपीरियर बिकॉज देयर सुपीरियर फ्यूल इकोनॉमिक कंपेयर लाइट वास्ट रिएक्टर इंडिया फोरकास्टिंग यूजिंग थोरियम। और मतलब इंडिया में थोरियम बोला जाता है ज़्यादा, अल्टरनेट फ्यूल के रूप में देखा जा रहा है। ये सब आप थोड़ा सा याद रखें। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स हो गए, मोस्ट रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स जिसे बोलते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली फॉर सन से आता है। अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी बेसिकली कह सकते हैं सनलाइट है। और भी रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स जैसे विंड वगैरह हो गया। नेक्स्ट देखा जाए हम आते हैं बेसिकली इस पार्ट पे जिसे हम लोग बायोमास बोलते हैं। ऑर्गेनिक मैटर होता है उसे बायोमास बोला जाता है बेसिकली। ठीक है, और बायोमास यूज प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल केमिकल ये सब के लिए यूज किया जाता है। एग्जाम्पल जैसे इंडियन शुगर मिल हो गया, रैपिडली टर्निंग टू बायोगैस। ठीक है, जिसे बैगेज तो उससे हम लोग निकाल सकते हैं। एडवांटेज क्या है, इसका रिन्यूएबल और कॉस्ट इफेक्टिव लेस पॉल्यूटिंग सोर्स है। प्रोवाइडिंग मेन्योर फॉर एग्रीकल्चर ग्रेड, अब इंटरमीडिएट पोटेंशियल आजकल गवर्नमेंट बहुत ये करता है। और लिमिटेशन क्या है, इनिशियल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बायोगैस प्लांट, ये सब मतलब महंगा थोड़ा सा है। इसके बाद बायोफ्यूल आता है। बायोफ्यूल भी रिन्यूएबल लिक्विड होता है, गैसियस फ्लूइड होता है। फर्स्ट जनरेशन एंड ट्रेडिशनल बायोफ्यूल जो है, तो इसमें देखा जाए फर्स्ट जनरेशन सोर्स बायोफ्यूल के जो है जेट्रोपा बहुत पूछा जाए। पोनगोमिया हो गया, एक गुड कैलोरीफिक वैल्यू का होता है, तो जेट्रोपा बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। सेकंड एंड थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल जो है तो नॉन फूड क्रॉप हो गया, जैसे माइक्रो प्ले रोल डेवलपमेंट बायोफ्यूल, ये सब थोड़ा सा याद रखना है। और गवर्नमेंट देखा जाए 5% इथेनॉल ब्लीडिंग का था, लेकिन अब इस समय 25% लगभग हो गया, मिनिस्ट्री ने कर दिया। बायोगैस क्या है, बैक्टीरियल एक्शन से होता है। एनिमल डग हो गया, ये सब से बायोगैस निकालते हैं। हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट अर्थ क्रस्ट मतलब अर्थ में पाया जाता है। हाई कैलोरीफिक वैल्यू होता है। कैलोरीफिक वैल्यू जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल मॉलिक्यूलर वेट का होता है। तो देखा जाए एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट हाइड्रोजन का सबसे कम है, इसलिए उसकी कैलोरीफिक वैल्यू सबसे अच्छा है। ठीक है, और इसमें देखिए विंड एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी के बारे में एडवांटेज इसके क्या हैं ये थोड़ा सा आप पढ़ सकते हैं। और इसमें कितना ये है डेटा, टाइडियल एनर्जी जो होता है, ठीक है, उसको भी ग्रेविटेशनल पुल की वजह से होता है। टाइड होता है, मून और सन के दोनों कॉम्बिनेशन होता है, लेकिन मून का इफेक्ट ज़्यादा होगा क्योंकि पास होता है। हाई टाइडियल होता है, लो टाइडियल होता है, इसके एनर्जी हम लोग कैप्चर करते हैं। एडवांटेज जो है, डिसएडवांटेज तो थोड़ा सा देखना है इसको। सोलर एनर्जी हो गया, बात होता है, सोलर एनर्जी आजकल बहुत फेमस है। एडवांटेज डिसएडवांटेज इसके बाद देखा जाए इसमें
कुछ डेटा दिया होगा टोटल, लेकिन ये थोड़ा सा पुराना डेटा है, हम लोग इसको अपडेट कर देंगे। ठीक है, तो देखा जाए ये हमने पोर्शन थोड़ा सा कर लिया थोड़ा फास्ट में, तो इतना थोड़ा सा जानेंगे तो आप कर लेंगे। इसके बाद हम लोग इसमें स्टार्ट करेंगे दूसरा पोर्शन जो क्लाइमेटिक चेंज और ग्लोबल वार्मिंग, ये सारा पोर्शन है। तो इसमें डिजीज़, ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेटिक चेंज है, ये सब हम लोग करेंगे। थैंक यू वेरी मच।